चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ये दो चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, दोनों छोटे चैप्टर्स हैं बट नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर का मिला के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो मतलब इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करके आप 20 नंबर इंश्योर कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो क्या भैया, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि हम ऑर्गेनिज्म को अपने जरूरत के हिसाब से यूज कैसे करते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोला। ठीक है, अब उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बदल गया है। क्या कहता है बायोटेक्नोलॉजी? तो एक ईएफबी है, इसको हम कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिटरमाइन किया क्या? तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड molecular analog फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो क्या कहा कि किसी भी सेल में चेंज, किसी के जेनेटिक मटेरियल में चेंज, किसी सेल के किसी मॉलिक्यूलर पार्ट में हम चेंज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो उस फिनोमिना को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में चेंज कर रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म के सेल में चेंज कर रहे हैं, या सेल के किसी पार्ट में कर रहे हैं, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग में चेंज कर रहे हैं, जिससे हमको फायदा हो रहा है या जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ईएफबी का फुल फॉर्म भी आपके नीट एग्जाम में आता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज पे बायोटेक्नोलॉजी काम करता है? पहला, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी काम करता था माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस पे, मतलब कि कर्ड कैसे बन रहा है, ब्रेड कैसे बन रहा है, वाइन कैसे बन रहा है। ठीक है, दूसरा इनवेटो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन पे काम करता है। ठीक है, तीसरा वैक्सीन बनाने में, डीएनए वैक्सीन बनाने पे काम करता है। और चौथा करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन पे काम करता है। आप बोलो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन याद है? एडीए डिफिशियंसी जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में, तब आपको समझ में आएगा डिफेक्टिव जीन कैसे करेक्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम आखिर बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं। तो इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा पार्ट है दैट इज योर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हम जीन में कुछ कुछ चेंज करें तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। तो क्या भैया है? तो द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल इज केमिकली ऑल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंजेस फिनोटाइप। तो अगर हम कोई ऑल्टरेशन जेनेटिक मटेरियल में कर रहे हैं जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, ठीक है, हम कोई ऑल्टरेशन जेनेटिक मटेरियल में कर रहे हैं जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, समझो। आपको पता है ना, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ योर बॉडी, है ना? प्रोटीन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ योर बॉडी। तो भैया अगर मैंने डीएनए में कुछ ऑल्टरेशन किया तो मेरे आरएनए में चेंज आएगा, आरएनए में चेंज आया तो प्रोटीन में चेंज होगा, और प्रोटीन में चेंज आएगा तो मेरे बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। तो यही प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। क्या? कि हम जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज करेंगे जिससे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे काम का मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या किए, हमने जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया, उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझा और उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जो मेरे काम का है। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका होता है सर, उसको हम कहते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्या है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग सर? इट इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिससे सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स का ग्रोथ हो, बाकी चीजों का ग्रोथ ना हो। मतलब पहला बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या करता है? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करता है कंटामिनेशन फ्री सिस्टम बनाता है, जिससे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिले। तो कंटामिनेशन मिनेशन फ्री इन्वायरमेंट
ठीक है, तो ये दो की पोस्टुलेट्स है तुम्हारा किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो गया बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या क्या स्टेप्स है हमको जीएमओ बनाने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। क्या क्या स्टेप है सर? सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन मतलब इसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे काम की जीन। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। तो हम ऐसा ऑर्गेनिज्म देखेंगे या हम एक ऐसा जीन देखेंगे जो मेरे काम का जीन है। तो सबसे पहले हमने उस जीन को आइडेंटिफाई किया, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब यही जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको कहां डालना है, हमको होस्ट के सेल में जानना है। होस्ट सेल जहां से वो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या तो डायरेक्टली हम डाल देंगे होस्ट सेल में, या किसी वेक्टर की मदद से हम होस्ट सेल में डालेंगे जिससे हमको डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही तो अ वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर यूज ही करें, वेक्टरलेस मेथड भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब पॉइंट क्या है कि चलो मैंने डीएनए तो डाल दिया, बट ये डीएनए रेप्लिकेट भी तो करना चाहिए, होस्ट को लगना चाहिए नहीं भैया ये मेरा ही डीएनए है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए अलग जुगाड़ है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम कि हम बनाते हैं इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं सर इस टेक्नोलॉजी को? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है सर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो बेसिकली क्या है कि हम एक साइट लेते हैं किसी सेल का या किसी डीएनए का, जिसको हम कहते हैं ओरी साइट। क्या कहते हैं इसको? ओरी साइट। ओरी साइट का मतलब क्या है सर? इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक है सर, क्या करता है ये ओरी साइट? ये ओरी साइट रेप्लीकेशन कराने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। ठीक है, हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और इसको ओरी साइट के साथ बाइंड कर दिया। तो अब ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल में। तो इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ओरी साइट के साथ अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था मेरा सर स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहन ने बनाया था। कैसे? सैल्मोनेला टाइफीरियम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे डीएनए इंसर्ट करके। वो अभी क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। बट अभी समझो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? बनाया था स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। किस पे? सैल्मोनेला टाइफीरियम के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको कुछ टूल्स का जरूरत होगा, है ना, हमको कुछ टूल का जरूरत होगा। पहले समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे, फिर आगे बात करेंगे क्या क्या टूल का हमको जरूरत है। तो बेसिकली क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि एक कोई डीएनए होगा जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये कोई डीएनए होगा जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कोई एक डीएनए होगा जो वेक्टर की तरह होगा। ये पकड़ लो वेक्टर डीएनए, जिसके पास मेरा ओरी साइट होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इस ओरी साइट को जोड़ देना है और इससे मुझे बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे डालना है होस्ट में, और इस होस्ट से मुझे बनाना है, इस होस्ट से फिर मेरा आएगा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। मैथ बस इतना ही है कि हमको यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट काटना है, यहां से ओरिसाइड काटना है, इन दोनों को इसमें सटाना है और इससे बना देना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना है और इससे मेरा बन जाएगा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। तो इन पूरे तामझाम को करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा, उन सामान के बारे में बात कर रहे हैं, उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला टूल जो आपको चाहिए होगा दैट इज एंजाइम। अच्छा, कैसे कैसे एंजाइम चाहिए होंगे सर आपको, कैसे कैसे एंजाइम चाहिए होगा? सबसे पहले हमको डीएनए को आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले सेल से डीएनए आइसोलेट होगा, तो प्रोसेस होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, कैसे आइसोलेट कर सकते हैं हम, डीएनए कैसे निकालेंगे? तो सेल से बाकी सारी चीजें तुम डाइजेस्ट कर दो तो आपका डीएनए निकल जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लो कि एक सेल लिए, उसमें हमने सब कुछ डाला, मान लो फंगल सेल से निकालना है डीएनए तो काइटिनेज डाल दिया, तुम्हारा प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो सेलुलेज डाल दिया, है ना? एनिमल सेल से निकालना है तो लाइपेज डाल दिया, लिपिड डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने किया। ठीक है, स्पूलिंग प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे जब आगे वाला पार्ट होगा प्रोसेस में। ठीक है, हमने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस डीएनए को हमको कट करना है इनटू फ्रैगमेंट्स। इस डीएनए को हमको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या ओरिसाइड निकाल पाएंगे। तो ये कट इनटू फ्रैगमेंट जो है, ये एक एंजाइम करता है, इस एंजाइम को हम कहते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीवेज काटता है ना? तो क्लीविंग एंजाइम हो गया। अब ये जो क्लीविंग एंजाइम है ये दो तरह का होता है। अगर हम क्लीविंग एंजाइम की बात करें तो ये दो तरह का है। कैसा सर है? अगर बाहर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है ना, अगर कोने कोने से बाहर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सो न्यूक्लियस, और अगर अंदर से न्यूक्लियोटाइड काट रहा है तो इसको हम कहते हैं एंडो न्यूक्लियस। बीच से काट रहा है एंडो न्यूक्लियस, बाहर से काट रहा है एक्सो न्यूक्लियस। अब एक तरह का एंडो न्यूक्लियस होता है जो एक पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। तो सम एंडो न्यूक्लियस कट एट पर्टिकुलर साइट, कट एट पर्टिकुलर साइट। इस तरह के एंडो न्यूक्लियस को हम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहते हैं। समझो, तुम हमारे पास कुछ ऐसे एंडोन्यूक्लियस है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, या मॉलिक्यूलर सीजल कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या, तो दीज आर एंजाइम्स दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू फ्रैगमेंट। ठीक है, दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, in 1963 two enzymes were responsible for the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। ठीक, तो क्या है बेसिकली, काम क्या करता है ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो एंजाइम होता है इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। क्यों? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो सपोज डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। कैसे सर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा? तो मान लो बैक्टीरिया सेल को किससे खतरा है? बैक्टीरियोफेज से, वायरस से खतरा है। तो जैसे वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में डालेगा, वो क्या करेगा? तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को काट देगा, तो वायरस रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा होस्ट सेल में। तो इट इज अ मीन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम बायोटेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा? तो दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। क्या, एक क्या करता था? मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए को, ठीक है, और दूसरा क्या करता था? डीएनए को कट करता था। तो जिसको कट करता था वही तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हुआ। ठीक है, मेरे पास अभी
900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, 230 स्ट्रेन से बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब नाम कैसे रखते हैं इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? तो कैसे भैया, सपोज मान लो कि सबसे कॉमन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है दैट इज ई को आर 1, सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ई मतलब क्या है सर? एस्चेरिया। तो ये जो आ गया, पहला जो लेटर आ गया, ये जीनस कर रहा है। ठीक है, दूसरा और तीसरा लेटर ये आपका स्पीसीज बता रहा है। तीसरा जो है आपका ये स्ट्रेन बता रहा है, रफ है, स्मूथ है, कैसा है। ठीक है, तीसरा जो है ये आपका स्ट्रेन बता रहा है। और चौथा जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन बता रहा है, मतलब किस सीक्वेंस में ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था, है ना। पहला एंजाइम था जो निकला, दूसरा नहीं था जो निकला, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये नोमेनक्लेचर होता है, ई को R1। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट द जीनस, सेकंड लेटर इंडिकेट्स द स्पीसीज, सेकंड टू लेटर इंडिकेट स्पीसीज। ठीक है, जहां से आइसोलेट हुआ था। ठीक है, तो ई को R1 में क्या है, R रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम है भैया इस्चेरिया कोलाई RY13। ठीक है, तो R तुम्हारा स्ट्रेन हो गया और 1 तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस ऑर्डर में एंजाइम आइसोलेट होता। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो एंजाइम आइसोलेट हुआ था दैट वाज हिंद 2, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड। अब बोलो सर हिंद 2 हिंद 1 होना चाहिए ना पहला एंजाइम, तो जरूरी नहीं है ना कि जितना एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ सबके सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसीलिए। ठीक है, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा हो गया सर? हिंद 2 कहां से निकला? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रैक्ट। ठीक है सर, मैंने आपको ये बता ही दिया कि दो तरह का आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, एंड से न्यूक्लियोटाइड उड़ा रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस है, और बीच से अगर काट रहा है तो एंडोन्यूक्लियस है, और अगर स्पेसिफिक साइड पे काट रहा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या होता है सर, कैसे काटता है वो समझते हैं। तो ये क्या होता है, दे कट एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसकी भी एक खास बात है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है कि आगे से पढ़ो सेम, पीछे से पढ़ो सेम। जैसे मान लो, बहुत एग्जांपल देते हैं, जो इको R1 है मेरा, वो किस सीक्वेंस पे कट करता है? वो कट करता है, देखो, GAATTC। ठीक है, तो अगर अगर ये 5 3 है तो 3 5 इसका क्या होगा, पीछे से भी सेम हो जाएगा, GAATTC। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक, अब जो ये कट करता है तो ये दो तरीके से कट कर सकता है, या तो ये एक स्टिकी एंड दे देगा, या फिर ये एक ब्लंट एंड दे दे। या तो फिर ये एक स्टिकी एंड दे देगा, या तो फिर ये एक ब्लंट एंड दे देगा। अब सपोज ये एक DNA स्ट्रैंड है, ठीक है,
अब मान लो ये स्टिकी एंड देगा तो कैसे देगा, तो मान लो यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, और यहीं पे भी जी, ए टी टी सी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये स्टिकी एंड दे रहा है तो ये ऐसे काटेगा, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे कट किया, फिर उसके बाद ऐसे कट किया, और उसके बाद फिर ऐसे कट किया। तो ये जो एंड है देखो, ये जो ऐसे बना, तो दिस विल बी अ स्टिकी एंड। वही अगर ब्लंट एंड होगा तो क्या होगा, ब्लंट एंड होगा तो ये बीच से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये सीधा कटेगा, मैंने टेढ़ा काट दिया, बट ये सीधा कटेगा तो ये ब्लंट एंड होगा। ठीक है, तो इको आर वन के केस में क्या होता है, इको आर वन स्टिकी एंड देता है। इको आर वन क्या करता है, सॉरी, इको आर वन क्या करता है, ये स्टिकी एंड देता है। ये एक एंड हो गया इसका। ठीक है, और यहीं से ये इसका दूसरा एंड हो गया। तो ये जो एंड होता है इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। याद रखना, ब्लंट एंड कौन देता है, नीट 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 बोल रहा हूं, नीट 2015 का क्वेश्चन आया था, इको आरवी। ठीक है, इको आरवी जो है तुम्हारा ब्लंट एंड देता है, एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं है, बट फिर भी नीट का पीवाई को इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ब्लंट एंड कौन देता है, इको आरवी, और इको आर वन तुम्हारा स्टिकी एंड देता है। ठीक है, आई, तो क्या बोल रहा है, तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन डीएनए एंड कट इनटू टू स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंदू टू था, बताए थे। इट कट डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंदू। ठीक है, restriction endonuclease recognizes a specific palindromic sequence in the DNA। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारा इको आर वन का है। ठीक है, restriction enzymes cut the strand a little away from the center of the palindromic site but between the two same base of opposite strand। तो क्या होगा, ये जो एंड देगा उसको स्टिकी एंड कहते हैं। ठीक है, यही हेल्प करता है डीएनए को आपस में जोड़ने में, और जोड़ने के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं दैट इज डीएनए लाइकेस। ठीक है सर, तो अब जब किसी भी दो पार्ट को, किसी भी दो डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और दोनों के स्टिकी एंड को डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे, तो यही तो मेरा बनाएगा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही तो मेरा बनाएगा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही चीज यहां पे देखो, तो क्या किए, हमने एक फॉरेन डीएनए लिया और हमने एक वेक्टर डीएनए लिया, दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो इससे मेरा स्टिकी एंड आ गया, इससे मेरा स्टिकी एंड आ गया। अब इन दोनों स्टिकी एंड को हमने जोड़ दिया और मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट, मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम फिर होस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट तो तुम्हें मैंने बता दिया था कि डीएनए फ्रैगमेंट कैसे आइसोलेट करोगे। तो पहला तुमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट किया, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए किया, अब ये कटिंग ऑफ डीएनए के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सेपरेशन ऑफ डीएनए करना होगा तुम्हारे स्ट्रैंड के हिसाब से, सेपरेशन ऑफ डीएनए। अब इस सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए एक बड़ा यूनिक प्रोसेस यूज होता है, इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम क्या होता है, हम एक एग्रोज जेल प्लेट लेते हैं, हम एक एग्रोज जेल प्लेट लेते हैं। एग्रोज क्या होता है सर, वीड होता है ये, ठीक है, गाढ़ा सब्सटेंस होता है,
जिसके थ्रू हमको डीएनए पास कराना है। ठीक है, तो इस एग्रोज जेल में हमने छेद कर दिया, गड्ढे बना दिए, तो हमने यहाँ पे वेल्स बना दी, हमने यहाँ पे वेल्स बना दी, गड्ढे बना दिए, जिसके थ्रू हमको डीएनए को पास कराना। तो हम क्या करते हैं, इस गड्ढे में हमने क्या किया, इस गड्ढे में हमने डीएनए लगा दिया, तो ये वेल्स हो गया, इसमें हमने डीएनए डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, और यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एनोड, है ना। तो हमको पता है कि डीएनए मेरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो डीएनए अट्रैक्ट होगा। कौन सा डीएनए पहले अट्रैक्ट होगा, जो छोटे साइज का होगा। तो जब जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे या डीएनए को पास कराएंगे, तो धीरे धीरे हमको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे छोटा डीएनए आया, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए आया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट हमको देखने को मिला। तो ये स्मॉल फ्रैगमेंट आगे की तरफ आ जाएगा, और जो बड़ा फ्रैगमेंट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और कुछ डीएनए मेरा डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसको हम अनडाइजेस्टेड डीएनए कहेंगे, जो टूटा नहीं, है ना। तो स्मॉल फ्रैगमेंट आगे की तरफ होगा और लार्ज फ्रैगमेंट पीछे की तरफ होगा, तो साइज के हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डीएनए। ठीक है, अब ये फ्रैगमेंट मुझे क्या आंखों से दिख जाएगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पिगमेंट यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे तो हमको ऑरेंज बैंड दिखेगा, ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखेगा। क्या दिखेगा हमको, हमको ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखेगा। और इस डीएनए पीस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल पीस से, तो ये जेल से निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या चीज की बात की, डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज है, हम एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड लगाते हैं और एग्रोज जेल के थ्रू डीएनए को पास कराते हैं। छोटा डीएनए आगे की तरफ चल जाएगा, बड़ा डीएनए पीछे की तरफ रहेगा। अब ये डीएनए दिखेगा कैसे, तो हम एक पिगमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं तो हमको ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए दिखता है। ठीक है, अब जो हमको डिजायर्ड डीएनए है मेरा, उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। तो क्या है, DNA fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. DNA fragment can be seen as bright orange colored bands when they are stained with ethidium bromide and exposed to UV radiation. ठीक है, DNA bands are cut from agarose gel, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। और उसके बाद ये DNA को हम यूज करेंगे फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस डीएनए को हम यूज करेंगे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते, अब आते हैं वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर क्या होता है, इसको हम कहते हैं व्हीकल डीएनए, जो लेके जाएगा। ठीक, बेसिकली वेक्टर क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ले जाएगा उसको वेक्टर कहते हैं। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां ले जाएगा, होस्ट में ले जाएगा, होस्ट में ले जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इट इनसाइड अ होस्ट सेल। तो अलग अलग तरह का आपको वेक्टर देखने को मिलेगा, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, फिर उसके बाद कॉस्मिड, फिर उसके बाद बीएसी, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा था, फिर उसके बाद वाईएसी। ठीक है, सबसे बड़ा वाईएसी होता है और सबसे छोटा प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड का जो इंसर्ट साइज है दैट इज 0 to 8 किलोबेस। ठीक, तो बेसिकली हम छोटा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाना है तो हम प्लाज्मिड यूज करेंगे, बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाना है तो फिर हम वाईएसी यूज करते हैं। ठीक है,
प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पाया जाता है ना। तो प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड क्या चीज का बना है सर? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल सही बात है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो न्यूक्लियोइड में नहीं प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है सर। तो कुछ प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपी बनाता है, कुछ प्लाज्मिड 50-15 से 100 कॉपी बनाता है। अब ये कॉपी किस पे डिपेंड करता है? ये कॉपी डिपेंड करता है ऑन साइट कॉल्ड ओरी साइट। तो ओरी साइट डिटरमाइंस कितना कॉपी बनाएगा। तो हमको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जो ज्यादा कॉपी बनाता होगा। तो हमको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जिसके ओरी साइट का कॉपी नंबर ज्यादा। ठीक है। बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर की तरह काम करता है और इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। ठीक, अच्छा। अब क्या बोल रहा है? व्हेन अ क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू द होस्ट, द लिंक पीस ऑफ डीएनए इज आल्सो मल्टीप्लाइड। और जब जितना बार वेक्टर रेप्लिकेट करेगा, मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो भी उतनी बार रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। अब देखो फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, क्या क्या चीज हमको चाहिए। तो सबसे पहला चीज जो हमको चाहिए होता है सर, दैट इज ओरिसाइट। से बात किया, ओरिसाइट क्या होता था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जिसका ऐसा प्लाज्मिड चाहिए हमको जिसका कॉपी नंबर हाई हो। ठीक है। दूसरा चीज जो हमको चाहिए सर, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा चीज जो हमको चाहिए दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब समझो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, पहले ओरिसाइट देख लेते हैं। तो इट इज अ सीक्वेंस वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है। तो अ पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरी कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज्यादा बार ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या बोला? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ध्यान से समझो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है। तो अगर जो बैक्टीरिया सेल सेल क्या किया, क्या किया, क्या किया, फॉरेन डीएनए को ले लिया या प्लाज्मिड को ले लिया, पकड़ लो। ठीक है। प्लाज्मिड को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वो क्या हो गया? वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही होता है ना, जब आप दूसरे का जेनेटिक मटेरियल ले लेते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। और जो नहीं ले पाया वो हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमको ये पता है कि जो मेरा प्लाज्मिड है इसके पास ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो मतलब क्या है? एंटीबायोटिक के मीडियम में जिंदा रहेगा। जिसके पास प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक के मीडियम में जिंदा रहेगा। तो क्या होगा? तो ये जो प्लाज्मिड है, ये इसके होने की वजह से बैक्टीरियल सेल विल सर्वाइव इन एंटीबायोटिक मीडियम। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम बैक्टीरियल सेल को ग्रो कर देंगे एंटीबायोटिक मीडियम में। जो जिंदा रह गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इससे हमको पता चल जाएगा किसके पास प्लाज्मिड है, किसके पास प्लाज्मिड नहीं है। तो हम बैक्टीरियल सेल को इज ग्रोन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम।
बैक्टीरियल सेल इज ग्रोन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम। तो जिंदा बच गया तो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो मर गया मतलब जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो क्या भैया, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम, सच बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब इट, इफ ट्रांसफॉर्मेंट डज नॉट टेक प्लेस तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो शो करेगा, कौन शो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट शो करेगा, और जिसका एंटीबायोटिक के मीडियम में मौत हो जाएगी वो होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है, तो सेलेक्टेबल मार्कर आपको समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्लोनिंग साइट, कहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं उसको हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो क्या होगा, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के लिए जो साइट होता है, इसी को हम यूज करते हैं क्लोनिंग साइट के लिए। समझो क्या होता है, सपोज मान लो कि हमने एक प्लाज्मिड देखा, ये जो मेरा प्लाज्मिड है, क्या नाम है इसका, इस प्लाज्मिड भाई साहब का नाम है PBR। इस पे लेबलिंग पे सवाल आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है PBR 322। पी से प्लाज्मिड, बी और आर से बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। ठीक है, PBR 322। ठीक है, तो अब इस पे देखो क्या क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ है, एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ओरिसाइट आपको पता ही क्या होता है, आरओपी क्या होता है, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर, कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आरओपी साइट क्या करेगा, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, कोड्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मा। और ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मतलब इको R1 से काटोगे तो ये रीजन कटेगा, PVU PST1 से काटोगे तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस कटेगा, PVU2 से काटोगे तो आरओपी कटेगा, और SAL1 और BAM-H1 से काटोगे तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोल दूं कि मैंने जो प्लाज्मिड है उसको PVU2 से काटा तो क्या होगा, प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोटीन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मान लो मैंने BAM-H1 से काटा तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने SAL1 से काटा तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने PVU1 से काटा तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मान लो मैंने PST1 से काटा तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज करने का मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में मर जाएगा। ठीक है, तो सपोज मान लो कि अगर जो क्लोनिंग साइट की जो बात कर रहा हूं, तो अगर मान लो कि मैंने लिया, मैंने प्लाज्मिड को कट किया BAM-H1 से, तो क्या हो, BAM-H1 से अगर मैंने इसको कट किया तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर जाएगा। ठीक, हाँ, हाँ या नहीं। इसी तरह से अगर मैंने SAL1 से काटा तो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। अगर मैंने PVU1 से काटा या PST1 से काटा तो भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा। तो जिससे कट किया वो रेजिस्टेंस अगर लूज किया तो मतलब उस मीडियम में मर जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो आरओपी बताया था, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आरओपी साइट अगर कट कर दोगे तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है,
रिकॉग्निशन साइट देखिए क्या है, हिंद 3, इको R1, बैम H1, सैल 1, PVU1 2, PST1, CLA1। ठीक है, तो ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present at one of the two antibiotic resistant gene। तो मतलब मैंने अगर बैम H1 साइट पे फॉरेन डीएनए लगाया तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर जाएगा और एम्पिसिलिन मीडियम में जिंदा रह जाएगा। तो क्लोनिंग साइट यही करता है कि वो देखता है कि किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तो हम क्या होगा, हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे दो कल्चर प्लेट में, एक तो होगा जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा रहेगा, और दूसरा होगा जो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा वही मेरा काम का प्लाज्मिड है। क्लियर है? तो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो यही वाली बात है। देखो, तो व्हेन द प्लाज्मिड्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ई कोलाई 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्टेन्ड। कैसा कैसा सर? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटाई दिए हम शुरू में, जहां पे प्लाज्मिड ही नहीं है, बताया था ना, जिसने दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीडियम में मर गया, तो दे आर नॉट रेजिस्टेंस टू ईदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो इसको हम हटा देते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेंट में क्या है, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर मान लो कि हमने बैम H1 साइट पे काटा तो किसका रेजिस्टेंस लूज हुआ, टेट्रासाइक्लिन का। तो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट रहेगा एंड दे लूज इट्स रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के साइड पे मेरा क्या आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, तो ये दोनों से रेजिस्टेंट रहेगा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों से रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट पहले, और ट्रांसफॉर्मेंट के बाद फिर हमको चाहिए रिकॉम्बिनेंट जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट हमको दोनों चाहिए होगा। क्लियर है? अब ये प्रोसेस करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्यों? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग देम ऑन एन एम्पिसिलिन मीडियम। तो देन द ट्रांसफॉर्मेंट आर ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर गया वो मेरा रिकॉम्बिनेंट है, जो जिंदा रह गया वो मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब ये मेहनत बहुत ज्यादा है कि पहले तुम एम्पिसिलिन में ग्रो करो, फिर तुम टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करो, बहुत मेहनत का काम है। तो हमने एक जुगाड़ ढूंढा उसका कि हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं। हमें क्या करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं, इसका नाम है एक्स गैल। एक्स गैल, अब उसका कुछ फॉर्मूला होता है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये चेक करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये चेक करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। सिंपल भाषा में तुमको बताते हैं कि मतलब अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो क्या होगा, इससे कलरलेस कॉलोनी बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। बट अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और इससे ब्लू कलर कॉलोनी बनेगा। तो ये वाला जो मेरा है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम फेंक देंगे। और ये वाला मेरा क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम रख लेंगे, इसको हम रख लेंगे। आई बात समझ? ठीक, बहुत बढ़िया। तो द रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, बता दिया तुमको। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो दोनों मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक, तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट हटाते हैं, फिर हम रिकॉम्बिनेंट हटाते हैं और मेरा काम हो जाता है। बट ये 2 बार मेहनत करने से बजाय हम
क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करके इंसर्शन इनएक्टिवेशन करा के तुम्हारा काम कर सकते हैं आसानी तरीके से। वेक्टर क्लियर हो गया, तो ये प्लाज्मिड की बात की। अब हायर प्लांट और एनिमल्स में हम दूसरा वेक्टर यूज करते हैं, कौन कौन सा सर? तो प्लांट्स के केस में, हायर प्लांट्स के केस में हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। ठीक है, इट इज अ पैथोजन ऑफ मेनी डाइकॉट प्लांट। तो ये क्या करता है, ये टी डीएनए रिलीज करता है, इस टी डीएनए में ट्यूमर होता है जिससे प्लांट मर जाता है। कैसे भेजता है? ये भेजता है बाय द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। तो हम क्या करते हैं, इस टीआई प्लाज्मिड में पैथोजन को डिसआर्म कर देते हैं, जो ट्यूमर कॉजिंग जीन था उसको हटा देते हैं, और इसके साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देते हैं, तो ये मेरा काम हो जाता है। तो प्लांट सेल के केस में हम क्या कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस से टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर रहे हैं, उसका जो पैथोजन फॉर्म था उसको हटा देते हैं, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के हायर प्लांट में तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के केस में क्या करते हैं, हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस। ठीक है, तो वेक्टर की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं होस्ट की। कॉम्पिटेंट होस्ट, हमारा होस्ट कैसा हो? तो हमारा होस्ट ऐसा होना चाहिए सर, कैसा? हमारा होस्ट ऐसा होना चाहिए जो इनकॉर्पोरेट कर ले मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो इनकॉर्पोरेट कर ले मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिकली इसके पास अपना प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्लाज्मिड ले ले वैसा वाला चाहिए। ठीक है, अब होस्ट में ट्रांसफर एक तो वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, तो मैंने दिखाया तुम्हें कि हम प्लाज्मिड यूज कर लिए, हायर प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम यूज कर लिए, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस यूज कर लिए। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं वेक्टरलेस मेथड। क्या होता है सर वेक्टरलेस मेथड? तो इसमें हम डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करा देते हैं। कैसा करते हैं? पहला, सबसे पहला यूज करते हैं हम कैल्शियम यूज करते हैं, जो छेद बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, और उससे जीन मेरा चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक से क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं। तो इससे जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है। तो सबसे पहला हो गया डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम यूज किया, जिससे वो मेम्ब्रेन पोरस हो गया और जिससे होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। दूसरा तरीका यूज करते हैं, हीट शॉक देते हैं, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते हैं, जिससे पोर्स बनता है, जिससे वो जेनेटिक मटेरियल ले लेता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। तो याद रखिएगा, एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अगला होता है जीन गन। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन है या जो डीएनए है उसको हम गोल्ड या टंगस्टन से कोट करते हैं और प्लांट सेल पे बम्बार्ड कर देते हैं। तो गन छोटा गन जैसा ही होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं। बट डीएनए को हम कैसे कोट करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन से। तो प्लांट सेल के केस में जीन गन यूज करेंगे, एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे। ठीक, अगला होता है डिसआर्म पैथोजन। क्या है भैया, तो दे इन्फेक्ट द सेल्स एंड ट्रांसफर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। पैथोजन तो बताया ही था तुमको, ठीक, सेल को इन्फेक्ट करेगा, और जैसे टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, तो क्या कर रहा था कि हमने पैथोजन वाला पार्ट उसका हटा दिया और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो मेरा काम वहां पे हो गया। तो याद रखना क्या क्या, पहला डाइवेलेंट यूज कर सकते हैं, कैटायन कैल्शियम के थ्रू छेद आ जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद हीट शॉक यूज कर सकते हैं, और प्लांट सेल में हम क्या यूज करते हैं,
जीन गन, एनिमल सेल में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिया। अब प्रोसेस पे आ जाते हैं फटाफट। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो साफ कैसे भैया, तो अगर बैक्टीरियल सेल हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू इज ट्रीटेड विद एंजाइम लाइक लाइजोजाइम। अगर प्लांट सेल से निकालना है तो सेलुलेज, और फंगल सेल से निकालना है तो काइटिनेज। ठीक है, उसके बाद हम आरएनएज यूज कर लेते हैं, प्रोटीएज यूज कर लेते हैं, सब कुछ लाइपेज यूज कर लेते हैं, जिससे सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए इज रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन इज रिमूव्ड बाय प्रोटीएस, और उसके बाद डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है जब हम इसको चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। ये तुम लोग अपने स्कूल में भी करते होगे ना। तो बेसिकली कुछ नहीं किए, एक कंटेनर लिए, उसमें चिल्ड इथेनॉल डाले, उसमें आरएनए डाल दिए, प्रोटीज डाल दिए, और घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, तो डीएनए का थ्रेड आपको मिल जाता है प्रेसिपिटेट होके बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब हम सब कुछ डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या, डीएनए। ठीक, दूसरा स्टेप होता है कटिंग बाय एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो कैसे कट करते हैं सर, हम कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, और उसके बाद सेपरेट कैसे करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं साइज के हिसाब से बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बताया गया ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जोड़ना है डीएनए को, तो हम डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, और मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हमको बहुत सारा कॉपी बनाना है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलियस। साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलियस। ठीक, जिस ट्यूब में इसने बनाया था इसको हम कहते थे एपेंडेरोफ ट्यूब। बेसिकली क्या कर रहा है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बना रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बना रहा है। कैसे बनेगा सर, अगर हमको डीएनए रेप्लिकेशन कराना तो क्या करना होता है, मान लो ये मेरे पास डीएनए, तो सबसे पहले इन दोनों डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ना पड़ेगा ना, कैसे तोड़ सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो हम हेलिकेज यूज कर लें, डीएनए हेलिक्स टूट जाएगा, या सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, हम इसको हीट कर देते हैं, डीनेचुरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको लगभग हम 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। ठीक, डीनेचुरेशन, तो क्या होगा इससे, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए है मेरा वो सेपरेट हो गया। तो मान लो कि मेरा ये स्ट्रैंड हो गया, मान लो 3 5, और ये स्टैंड हो गया मेरा मान लो 5 3। अब दूसरा क्या होता था स्टेप, एडिशन ऑफ प्राइमर होता था। दूसरा स्टेप क्या होता था, एडिशन ऑफ प्राइमर। अब यार मैं प्राइमेज एंजाइम यूज करूंगा फिर दिक्कत आएगा, प्राइमेज एंजाइम डीनेचर हो जाएगा इतना हाई टेम्परेचर। तो हम क्या यूज कर देते हैं, हम अपना अपना प्राइमर बना लेते हैं, पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमर मान लो कि यहाँ पे नया 5 3 लग जाएगा, और यहाँ पे नया 5 3 लग जाएगा, तो ये एडिशन ऑफ प्राइमर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनीलिंग। ये लगभग 52 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम डीएनए पॉलीमरेज के मदद से इसका एक्सटेंशन करा देंगे, जिससे हमको 2 कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 कॉपी मिलेगा, यहाँ से 2 कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो हम उसके बाद तीसरा स्टेप यूज करते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा स्टेप यूज करते हैं हम, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, थर्मोस्टेबल यूज करते हैं। कौन सा, कहां से आता है, टैक पॉलीमरेज कहते हैं इसको। और ये कहां से आता है, ये आता है बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, थर्मल स्प्रिंग का बैक्टीरिया है उससे आता है, बैसिलस
थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, तो यही 3 स्टेप है जिससे 1 से 2 कॉपी बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज बनता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन यूजिंग क्या, ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, प्राइमर लगाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो देखो डीनेचुरेशन, हीट से डीनेचर की, एनीलिंग, और तीसरा हो गया इलोंगेशन या एक्सटेंशन। इलोंगेशन के लिए हम यूज करते हैं थर्मस एक्विटिकस का थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल। तो वही मैंने बताया कि वेक्टर के भी मेथड से कर सकते हैं और वेक्टरलेस मेथड से भी हम इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं इनटू सेल। ठीक है, और लास्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मेरा जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, लेबोरेटरी में बना के देखते हैं सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम पायलट प्लांट लगाते हैं और उसके बाद हम बड़ा प्लांट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं बायो रिएक्टर, या इसको हम कहते हैं फर्मेंटर। ठीक है सर, बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं। क्या होता है सर बायो रिएक्टर या फर्मेंटर्स? तो दीज आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंजाइम्स। ठीक है, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर एक बार होता है। इसको हम ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं इस बायोरिएक्टर में, मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम वाइटामिन, ऑप्टिमम ऑक्सीजन, जिससे उनको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, 2 तरह का बायोरिएक्टर होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर और एक होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, तो द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टीयरिंग टाइप स्टर्ड बायोरिएक्टर, जिसमें हम ऐसा, ये वाला जो तुम्हारा ये स्टर्ड बायोरिएक्टर है। तो देखो क्या क्या है, मोटर लगा हुआ है जिससे ये ब्लेड घूमेगा, ब्लेड घूमेगा तो एजिटेटर सिस्टम की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फोम ब्रेकर है, फोम ब्रेक मतलब झाग बन रहा है, तो झाग बनेगा तो ऑक्सीजन के सप्लाई में नहीं आएगा तो झाग को हटाते रहेगा। ठीक है, ये फ्लैट बेड एम्पेलर है जो घुमाएगा, ये कल्चर ब्रॉथ है जिसमें बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ से स्टेराइल एयर डाल रहे हैं जिससे कोई पैथोजन है तो मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसिड बेस कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर रहे इसके लिए, जिससे कल्चर ग्रो कर ले। तो इसको हम कहते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, यहां तो हम सिर्फ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें हम ऐसे ऐसे भी घुमाते हैं। तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, गैस इंट्रेनमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो आउटपुट ज्यादा होगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ज्यादा अच्छे से काम करता है तुम्हारा स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, सिंपल स्टर्ड टैंक में ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्पार्ज में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो तुम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बायोरिएक्टर के बारे में हो गया। ठीक, उसके बाद सर आ जाते हैं बायोरिएक्टर में क्या क्या है सर, देखिए। तो एक एजिटेटर सिस्टम जो घुमा रहा है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम जो झाग हटाएगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमम पीएच बनाएगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ऑक्सीजन डाल के रखेगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाएगा, और सैंपलिंग पोर्ट्स है जहां से हम कल्चर थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करें क्या सही कल्चर मेरे पास आ रहा है या नहीं, तो उसको हम कहते हैं सैंपलिंग पोर्ट वाला पार्ट, सैंपलिंग पोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, अगला प्रोसेस होता है सर, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो क्या है भैया, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज। तो अब ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या क्या है, पहले हम सेपरेशन करेंगे प्रोडक्ट की, काम का चीज हम निकाल दिए। दूसरा हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे कि क्या प्यूरिफाइड है ये। ठीक, उसके बाद हम इसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे क्या ये ऑप्टिमम क्वालिटी की है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको इसको प्रिजर्व करना है तो हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, और अगर दवाई है तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे, कंट्रोल सिस्टम रखेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का जो इंटायर प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द
डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो ये हो गया आपका चैप्टर का द एंड। पूरा प्रोसेस अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 सवाल इस चैप्टर से आएंगे आपके नीट एग्जाम में, तो इसको एक बार और अच्छे से देख लोगे, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितनी काम की चीज थी सब कुछ इसमें तुमको बता दिया गया, इसके एक्स्ट्रा तुमको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो ग्रेट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।